हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी कि टर्म 2 में आने वाला चैप्टर नंबर 2 और उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें मैंने एक लेक्चर करवा दिया है और इतना बेहतरीन करवाया है उस चीज़ को। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको फेस पहचानने में दिक्कत आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, और हाँ वो लेक्चर इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा मत सोचिएगा कि वो लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। वो लेक्चर इंपॉर्टेंट है कि मैं जहाँ जो चीज़ें रहती हैं मैं उसे आपको क्लियर बताता हूँ, इसके आने के चांसेस कितने हैं, इसके आने के चांसेस कितने नहीं है। देखो यहाँ से मैं डेफिनेटली कहूँगा यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे आपके बोर्ड में। आपको देखने को मिलेगा कि लेफ्ट हैंड भी पूछा जा सकता है, राइट भी पूछा जा सकता है, मोटर का भी पूछा जा सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कह दूं कि हाँ ये नहीं पूछा जा सकता है। सब एकदम इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं, सब एकदम बराबर वेटेज रखते हैं, तो यहां से भी डेफिनेटली पूछा जाएगा। लेकिन हाँ वह उधर से सोलेनॉइड पूछा जाता है, काफी बार सोलेनॉइड और सर्कुलर लूप पूछा जाता है, तो सोलेनॉइड बाल मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। तो इस तरीके से पोल्स निकालना पूछा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा जाता है। तो 1 नंबर 2 नंबर में सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो अर्थ का मैग्नेटिज्म तो आपकी बात कर गया है, मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। तो सारी चीजें उस लेक्चर की सारी चीजें पूछी जाती हैं। हाँ 2 नंबर में पूछी जाती है, कुछ 3 नंबर पूछी जाती है, कुछ 1 नंबर में पूछी जाती है, लेकिन हाँ सब कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको यहां से कह सकता हूं कि मैं जो 2 लेक्चर बनाया, एक लेक्चर पहले बनाया, एक लेक्चर अब बनाने जा रहा हूं, इस 2 लेक्चर को आप डेफिनेटली देखिएगा। अगर आपको पूरा नंबर लेना है तो देखिए, अगर आपको पूरा नंबर लेना है तो मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना टाइम मतलब अपना कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, ये सब लोग जानते हैं। तो अगर आप ये सब सोच रहे हैं कि हम समय भी ना दें, पढ़े भी ना, मेहनत भी ना करें और बढ़िया नंबर आ जाए, तो वो नहीं पॉसिबल है ना। एक ही चीज हो सकता है, या तो आप जो होता है अच्छा नंबर ना पाइए। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं, भैया जो होता है आपका मन है कि घूमे टहले मस्त रहे, तो फिर नंबर थोड़ी ना आएगा। फिर आप नंबर की जो चेष्टा है, चाह है, उसे छोड़ दीजिए, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपको नंबर चाहिए, ऑब्वियस सी बात है चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो उसी सारी चीजों को देख के लोग क्यों भागते हैं पढ़ने से, फिजिक्स क्यों अच्छी नहीं लगती है। आप जाइए एक लेक्चर मेरा देखिए, यहां मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, उसके बाद इसे बाद में देखिएगा। पहले आप जाइए, पहले आप उस लेक्चर को देख के आइए जो मैं बना चुका हूं। आप देखिए, जैसे मैं चैप्टर शुरू कर रहे हैं ना, तो उसमें मैंने आपको बताया, बहुत सारी बातें बताई हैं, अभी वो सब यहां पर आके अप्लाई होंगी। तो आप अगर एक लेक्चर देखे रहेंगे तो आपको सिर्फ ज्यादा समझ में आएगा। आप जाइए एक लेक्चर को देखिए, फिर बताइए कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में आपको ये 2 लेक्चर देखने के बाद आप बताइए मेरा यहां से क्वेश्चन बज रहा है। आप बताइए, एक क्वेश्चन नहीं बजेगा। इतना मक्खन की तरीके से मैंने आपको सारी बातें समझाई हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से, ट्रिक के साथ, किस तरीके से आप याद कर सकते हैं, और वो भी बताया है, और कैसे उसके पीछे का रीजन क्या है, कितना पूछा जाएगा, कितना नहीं पूछा जाएगा, सारी बातें बताई हुई हैं। उसी तरीके से आज ये सेकंड लेक्चर करवा रहा हूं। अगर आपने देख लिया वो लेक्चर तो बहुत बहुत अच्छी बात है। आप जो है आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ये सेकंड लेक्चर देखिए, उसके बाद आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड का आप 10 ईयर उठाइए, आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन उठाइए, देखिए कौन सा क्वेश्चन बज रहा है। एक क्वेश्चन नहीं बजेगा। और हाँ, नोट्स के लिए क्या करेंगे, देखिए मैंने यहां तो मैं आपको बहुत बढ़िया से प्यार से समझा दूंगा, लेकिन इसे लिखना भी तो पड़ता है। जो मैं समझा रहा हूं उसे लिखना पड़ता है। लिखने के लिए नोट्स के लिए क्या करेंगे, आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप दोनों का हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम मिल जाएगा। तो वहां पर कहीं पर जाइए, मैसेज करिए कि मुझे इस चैप्टर का नोट चाहिए। पैसा नहीं है, नहीं पैसा नहीं लेने वाला हूं, फ्री में आपको जिस चैप्टर का नोट चाहिए मैं वहां पर आपको सेंड कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे क्या है कि आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन से बेहतरीन कर पाए, एकदम फ्री में। नहीं, कोई चार्ज नहीं लूंगा। आपको जो चाहिए आप मुझे बताइए कि मुझे ये चाहिए। देखिए आप पढ़िए, मेहनत करिए, हम लोग खड़े हैं ना। पढ़ाऊंगा अभी वीडियो लेक्चर फ्री में, नोट्स फ्री में, उसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजूंगा फ्री में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पढ़ चुकी है फ्री में, उसके साथ साथ जो है 100 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं हर एक चैप्टर के, वो भी बिल्कुल फ्री, और आपको 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, आपको वो भी फ्री में दूंगा। फिर उसके सैंपल पेपर मैं आपको 2 से 3 सैंपल पेपर बना के दूंगा, जो कि अगर मुझसे हो पाएगा तो यहां सॉल्व भी करवाऊंगा, वरना मैं आपको बना के दूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़ के रहिए, मेरे साथ जुड़िए रहिए। आप जो होता है बराबर कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को। आप बराबर देखिए क्या क्या चीजें पढ़ रही हैं। एसएसटी और साइंस के सारी चीजें मैं करवा दूंगा, मेरी गारंटी है। मेरा खुद पेपर चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी वीडियोस जो होता है कम पढ़ पा रही हैं। जैसे ही मेरा पेपर कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखिए फिर मैं डेली 2-2 वीडियो डालने वाला हूं। एक सुबह पढ़ेंगी, एक दिन में पढ़ेगी, एक शाम को पढ़ेगी, या वरना एक शाम और रात में पढ़ेगी, जिस तरीके से भी पढ़े। बट हाँ, मुझसे जिस तरीके से जाएगा। देखो बेटा, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ गांव में, जहाँ की ना तो बढ़िया से इलेक्ट्रिसिटी है ना, मतलब कभी लाइट रहती है, कभी लाइट नहीं रहती है। दूसरी बात, काम भी रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, फिर कोचिंग भी पढ़ाना रहता है, बहुत सारे बच्चे वहाँ पर भी हैं। उसके साथ साथ जो है इंटरनेट की बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, तो वीडियोस को चढ़ाने के लिए सुबह सुबह उठना पड़ता है, या फिर जो है दूर जाना पड़ता है। वहाँ पर इंटरनेट थोड़ा बढ़िया चलता है, गाँव में तो बढ़िया नहीं चलता है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट फिर भी मैं डेली कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो चढ़ जाए, चाहे जैसे चढ़े, लेकिन 2 वीडियो चढ़ जाए। तो सारी बातें जो होता है आप उससे साइड रखिए। आप जो
होता है। चैप्टर पे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, चैप्टर पढ़ते हैं एकदम मक्खन की तरीके से। ये फ्लेमिंग लेफ्ट राइट हैंड रूल क्या है, बहुत बड़ा पहाड़ लगता है ना, लगता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, राइट हैंड रूल क्या है, और ये मोटर कैसे होगा, कुछ नहीं है, सब मैं एकदम आसान तरीके से समझा दूंगा। वीडियो देखिएगा पूरा लगेगा, बस इतना है आपसे कि पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा देख के वीडियो जाते हैं तो अगर आपसे एक क्वेश्चन बच जाए, ऐसे बताइएगा कि सर ये वाला नहीं समझ में आया, तब भी बताइए कि नहीं समझ में आया। कैसे मैं बताता हूं, मैं आपको समझाने वाला हूं ना, एक क्वेश्चन नहीं बचेगा, मेरी गारंटी है। अगर आपका कुछ बच रहा तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं वहां बताने की कोशिश करूंगा, नहीं तो उसे स्पेशली 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो आपके लिए स्पेशली बना के डालूंगा, ठीक है। तो कल आप पढ़ाई करिए। चलिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में हम लोग आज देखते हैं। हमें सबसे पहले देखिए, मैंने आपको कितना पढ़ा दिया, बहुत कुछ बता दिया था ना कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की, जैसे आपको करंट दे दिया गया कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो बातें हम लोग कर लिए थे ना। जैसे भाई करंट, जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाऊं थोड़ी बातें। जैसे मैंने कह दिया कि करंट यहां जा रहा था, तो हाँ सही बात है, करंट ऊपर जा रहा है, तो यहां से हमें पता चल जाता है कि एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। इतनी बातें समझ आ जाती हैं। और एंटी क्लॉकवाइज से मैंने बताया था कि जहां पर एंटी क्लॉकवाइज होता है वो कौन सा पोल होता है, एन पोल, यानी कि नॉर्थ पोल होता है। ये भी मैंने बता दिया था, तो यहां से आपको पता चल गया कि नॉर्थ पोल है। लेकिन आप बताइए, ये तो एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये तो एक मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे मैंने कहा, ये देखो एक करंट का रिंग वायर है ना, एक वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो मैंने कहा था जिस तरीके से एक मैग्नेट होता है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसी तरीके से जब एक करंट, एक वायर में करंट, ये मान लीजिए वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इतनी बातें समझ में आ जाती है। एक आप तो यहां से आपको दो चीजें समझ, मतलब ये समझ में आता है कि दो लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। एक तो वो जो परमानेंट मैग्नेट होता है, जिसे बाहर मैग्नेट कहा जाता है ना, एक तो जो है ये वायर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट अपने आप आ जाता है, और चैप्टर का नाम भी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी भी चीज में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी तो उसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा। तो इतनी बातें जो है ये तो पहले की हो गई थी ना, कि जिस तरीके से आपको पता चल गया था कि आपका जो है नॉर्थ पोल कैसे पता करना है, साउथ पोल कैसे पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालनी है, वो सारी बातें। लेकिन अब मैंने कह दिया कि अगर मान लो मैंने कहा कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाई जाए तो क्या होगा। अभी आप बॉल मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड समझ रहे थे, एकदम शुरू में हमने वहीं से चालू किया था। फिर मैंने बताया कि करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, हाँ बनेगी, तो किस डायरेक्शन में बनेगी, फिर डायरेक्शन बनेगी तो उसका पोल भी होगा, तो कौन सा पोल होगा, वो सारी बातें आपको समझ में आ गई थी। अब मैंने कहा कि अगर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट, एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को दूसरे मैग्नेट की, मान लो इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो होता है हमने परमानेंट मैग्नेट यानी कि बॉल मैग्नेट ले लिया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड अपनी कुछ होगी। दोनों को अगर एक पास लाया जाए तो ये बताओ इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। हाँ ऑब्वियस सी बात है, एक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगी। हाँ समझ में आता है ना, कुछ फोर्स लगाएगी, तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। अब यहां से बात आती है कि दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पास आती हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा। अभी आप ये चीज समझ चुके हैं, लेकिन आपको अभी पता नहीं चला होगा, रियलाइज नहीं हुआ होगा जब मैंने कहा था कि यहां पर ओरेस्टेड ने सबसे पहली बार जब एक करंट कैरिंग वायर था तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी उसके पास, तो यहां पर जो उन्हें वो कंपास लेके गए थे, कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हुई थी। तो कंपास आल्सो एक मैग्नेट है, कंपास इज आल्सो एक मैग्नेट। हाँ हमें समझ में आता है कंपास एक मैग्नेट होता है, और ये जो है एक वायर जो था वो भी अपने आप में मैग्नेट था, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और कंपास की मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट कर जा रही थी, मुड़ जा रही थी। तो यहां पर आपको पता चला कि जब दो मैग्नेटिक फील्ड एक पास आती हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर जाती है। एक मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, तो ये फोर्स हमें दिखाई देता है। जैसे इस कंपास में डिफ्लेक्शन की वजह से ये फोर्स दिखाई दिया, वही जो था वही फोर्स अभी मोटर में दिखाई देगा। तो आपको इतनी बातें समझ में आएंगी कि एक मैग्नेटिक फील्ड को दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाएगा तो वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब हम यही समझेंगे कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। जिस तरीके से हमने ये समझा था कि अगर यहां पर एक मैग्नेट, ये करंट कैरिंग वायर है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करना है, राइट हैंड थंब रूल से पता करना है। उसी तरीके से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम ये पता करेंगे कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड को दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के पास लाया जाता है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। समझे आप मेरी बात को, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा मुझे लगता है ना। अब देखो मैं आपको समझाता हूं सारी बातें, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाता हूं, ऐसे ही समझाता हूं। अगर आप जो होता है वीडियोस लंबी होती है, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कहता हूं, वीडियोस लंबी होती है, कोई जो होता है उसमें मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी वीडियो छोटी होंगी 15 मिनट 20 मिनट में, 15 मिनट का फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये तीनों बात देख लो, उसका इलेक्ट्रिक मोटर पे आ जाओ। ऐसे थोड़ी ना होता है यार, ऐसे फिजिक्स पढ़ाई जाती है क्या। फिर उसके बाद कहते हो कि आप फिजिक्स नहीं समझ में आ रही है, बच्चा कहता है
फिर मुझे मैथ नहीं समझ में आ रहा, ऐसे होता है ना, मैथ फिजिक्स नहीं समझ में आती है। अब बताओ, अगर मैंने इस तरीके से बताया आपको तो आप कहोगे क्या कि मुझे फिजिक्स अच्छी नहीं लगती है? ऑब्वियस सी बात है, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कौन सा सब्जेक्ट जगाना चाहता हो, कौन सा सब्जेक्ट नहीं। जिस सब्जेक्ट के टीचर आपके क्लास में बढ़िया होंगे, जिस स्कूल में बढ़िया होंगे, पढ़ा रहे होंगे बढ़िया से, वो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता होगा। किसी को मैथ अच्छा लगता है, किसी की बायो अच्छी लगती है, वो उसका पीछे का रीजन होता है कि कौन सा टीचर पढ़ा रहा है आपको। जो टीचर आपको बढ़िया पढ़ाता है उसी का सब्जेक्ट आपको बढ़िया लगता है। तो एक साइंटिस्ट ने कहा भी था कि अगर किसी को मैथ नहीं आती है, किसी को फिजिक्स नहीं आती, तो वो फिजिक्स और मैथ जो होता है वो उसकी गलती नहीं है, बल्कि जो पढ़ा रहा है उसकी गलती है कि वो उसे समझा नहीं पा रहा है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टीचर अच्छा है, पढ़ाने वाला है, तो गारंटी है कि मैथ से आपको प्यार हो जाएगा, फिजिक्स से आपसे प्यार हो जाएगा। अगर बायो पढ़ाने वाला अच्छा है तो बायो से आपको प्यार हो जाएगा, ये गारंटी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स को। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि भैया 3 फिंगर, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लो, राइट हैंड नहीं लेना है, लेफ्ट हैंड लेना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लो और लेफ्ट हैंड का 3 फिंगर लो। कितने फिंगर्स? 3 फिंगर। कौन कौन सी? ये आगे की एक, और ये 2 फिंगर, और एक जो होता है आपका थंब ना, तो 3 फिंगर ले लो। थंब ना उठा ले लो और दूसरे फिंगर ले लो, 3 फिंगर, आगे के 3 फिंगर ले लो, ठीक है। इन 3 फिंगर्स को कैसे जो होता है अरेंज करना है, अब ये बात बता दो भैया, ये अरेंज कैसे? 3 फिंगर ले लिया गया, लेकिन कैसे बनाओ? 3 फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनाना है आपको, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से कि आपका ये देखो इस तरीके से ये मुड़ी रहनी चाहिए, ये सीधी सीधी रहे, और ये ऊपर की तरफ आपको करना है। आपको अंगूठे को ये जो होता है सीधी सीधी, और ये इसे पूरी तरीके से मोड़ देना है। अब देखो 90 डिग्री, ये अच्छा यहां नहीं रहता है। अब देखो आपका अंगूठा, ये आपको समझाने के लिए ये फ्लेमिंग जी ने एक लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया है, वरना उनका कहना देखो यहां तो शो नहीं किया जा सकता, बट मैं आपको 3 मार्कर की मदद से बताता हूं। देखो उनका कहना है इस तरीके से एक ही जगह पे 3 जो होता है आपको इस तरीके से लेना है कि एक जो होता है इधर जाए, एक इधर जाए और एक इधर जाए। यही तो है ना, देखो लेफ्ट हैंड रूल। अभी देखो मैंने बनाया था, देखो यहां पर ये देखो एक इधर आ रहा है, एक इधर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। इसी को देखो अभी मैं बनाता हूं। देखो यहां पर एक ऊपर जा रहा है, एक जो होता है ये इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है। देखो यहां पर ये जो होता है ये मिडिल फिंगर इधर आ रही है, ये आपकी 4 फिंगर इधर जा रही है, और ये जो होता है आपका जो थंब है ये ऊपर आ रहा है। यही तो है जो होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। यही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। तो आपका जो थंब है वो ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। फिर से एक बार बनाता हूं। देखो यहां पर 4 फिंगर ध्यान रखो, ये सामने जा रही है, 4 फिंगर सामने जा रही है, ये वाली इधर आ रही है, एक ऊपर जा रहा है, एक इधर और एक इधर ना। ये देखो तीनों इस तरीके से अरेंज है। अब ये देखो तीनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है? ऑब्वियस सी बात है तीनों परपेंडिकुलर। अगर इसे इसका देखा जाए, यहां से ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इससे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री, ये इससे परपेंडिकुलर है कि नहीं? देखो ये यहां से ये 90 डिग्री बना रहा है, ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री बनाएगा। ये देखो ये भी इस तरीके से, जब यहां पर आप एंगल देखेंगे, यहां का एंगल देखेंगे, तो ये भी इस तरीके से 90 डिग्री। देखो बस इसी तरीके से मैंने पकड़ा, इसे पलट रहा हूं। देखो यहां से ये 90 डिग्री बना रहा है, इसे इधर से पलटो, ये देखो इधर से 90 डिग्री बना रहा है ना, यहां से 90 डिग्री। हर एक जो होता है एक दूसरे, हर एक जो होता है ये मार्कर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि आपकी फिंगर भी 90 डिग्री बनाएगी। ये इसके साथ 90 डिग्री बनाएगी, ये इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, ये इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया। तो फ्लेमिंग जी ने कहा कि आपने 3 फिंगर को लीजिए, उसे परपेंडिकुलर करिए, एक दूसरे के साथ इस तरीके से अरेंज करना है कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो जाए। तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से आप करेंगे तो परपेंडिकुलर हो भी जाएंगी, ठीक है। अब उन्होंने कहा, अब ऐसा नहीं कह दिया कि जो होता है परपेंडिकुलर बनाओ मतलब 180 डिग्री बनाओ, बन ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं, बनेगा। उन्होंने तब कहा बनेगा, ऐसा नहीं कहा कि ऐसा बनाओ। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, उन्होंने बना के बताया भी, देखो इस तरीके से आप करोगे तो बन जाएगा, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि फ्लेमिंग ने कह दिया कि भाई 360 डिग्री घुमाओ। अब 360 डिग्री उंगली घूम ही नहीं सकती, 180 नहीं घूम सकते, तो फिर जो होता है वो तो गलत कह गए। नहीं ऐसा नहीं है ना। अब क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में 3 फिंगर को लेना है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के रख देना है। इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, परपेंडिकुलर जो होता है 3D में कभी भी ये 3D होती है बेटा। 3D का मतलब जिस चीज को एक प्लेन सरफेस पे नहीं दिखाया जा सकता उसे 3D कहा जाता है। आजकल आप मूवी भी देखते ही हैं, आपको पता है 3D और 2D में क्या अंतर। 2D का मतलब जैसे मैंने यहाँ पर इस मार्कर को, अगर मुझे मान लीजिए देखिए मार्कर बनाना है, जिस तरीके से मैंने एक बना दिया मार्कर, या फिर कुछ भी बना दिया, एक जो होता है ये 2D है। लेकिन अगर मुझे इसे बनाना होगा तो मैं इसे 2D में कैसे बनाऊंगा? देखो 3D, ये 3D कहलाएगी। देखो मैं इसे बना सकता हूँ, इस उंगली को बना दूंगा, इस उंगली को बना दूंगा, लेकिन इस ये उंगली बाहर की तरफ निकल रही है, इसे मैं कैसे बनाऊंगा? बाहर की तरफ बनाने के लिए भाई जो होता है वो तो फिर एक तरीके से सिर्फ मैं वहां पर आपके बुक में दिया गया फिगर, वो एक तरीके से सिर्फ ऐसे शो किया जा सकता ताकि आपको महसूस हो कि बाहर निकल रहा, बट वो कभी ऐसे बाहर बुक से बाहर निकाल के उंगली नहीं दिखाई जा सकती है ना, वो बुक से बाहर नहीं बनाया जा सकता चीजों को, तो वो 3D कहलाता है। तो 3D एक स्ट्रक्चर रहेगा।
अब आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीन चीजें हैं। देखो मैग्नेटिक जो था, इन्होंने जो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि आपका जो मिडिल फिंगर होगा, ये देखो ये किसको शो करेगा, करंट को शो करेगा। ये वाली आपकी फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को, आपका जो फोर्थ फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को जो होता है शो करेगा। और यहाँ पर जो अंगूठा होगा, आपका थंब होगा, वो शो करेगा किसको, वो शो करेगा जो होता है फोर्स को या मोशन को, वो फोर्स को या मोशन को शो करेगा। तो इस तरीके से आपको मैं आपको यहाँ पर मोटर में सब कुछ समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अभी आप सिर्फ सुनते रहिए बातों को, सब आपको समझ में आ गया, मेरी गारंटी है। देखिए यहां पर आपको यहां नीचे से याद करना है। याद करने के लिए कैसे याद करना है, नीचे से याद करना है। लिखना भले ऊपर से है लेकिन नीचे से याद करना है कि आपका जो मिडिल फिंगर होगा वो करंट को शो करेगा। देखो कितना आसान है, करंट फील्ड फोर्स, करंट फील्ड फोर्स, करंट फील्ड फोर्स। आपको याद रखना करंट फील्ड फोर्स, नीचे से शुरू करना करंट फील्ड फोर्स, करंट फील्ड फोर्स। इस तरीके से आप करके याद कर सकते हैं। वरना ऐसा नहीं है कि ये जो होता है आपको किस तरीके से मैं जो होता है मैं समझा दूं, मैं समझाऊंगा भले, लेकिन ये समझने वाली चीज नहीं। मतलब इसमें आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको करंट शो कर रही थी, फील्ड शो कर रही थी, फोर्स। फील्ड का मतलब बेटा मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही थी, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि मैग्नेटिक जो मिडिल फिंगर होगी वो करंट को शो करेगी। ये वाली आपकी जो फोर्थ फिंगर होगी वो जो था वो मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैंने फील्ड लिखा है यहां मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट को, ये मैग्नेटिक फील्ड को, उसके बाद ये फोर्स को, थंब फोर्स को शो करेगा। मैंने कहा था अगर जो है दो मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के पास लाया जाए तो एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है ना। अगर मैंने कहा कि एक परमानेंट मैग्नेट था, एक टेम्परेरी मैग्नेट था, तो परमानेंट मैग्नेट बेटा यहां पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल तभी अप्लाई होगा जब एक टेम्परेरी मैग्नेट और एक परमानेंट मैग्नेट हो। यानी कि टेम्परेरी मैग्नेट कैसा होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई जाएगी तभी तो टेम्परेरी मैग्नेट बनेगा। यानी कि जो होता है एक इलेक्ट्रिक वायर है या फिर जो होता है एक सोलेनाइड था, एक सर्कुलर लूप था ना, वो सब तभी बनते हैं, मैग्नेटिक फॉर्म में आते हैं जब उनपे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल तभी पॉसिबल है जब एक परमानेंट मैग्नेट और दूसरा टेम्परेरी मैग्नेट हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पॉसिबल हो जाए सिर्फ और सिर्फ परमानेंट मैग्नेट को लेके, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट जब आप लेंगे तो उसमें आप करंट की डायरेक्शन कहां शो करेंगे बताइए। अगर मैंने कहा दोनों का परमानेंट मैग्नेट ले लिया गया तो करंट की डायरेक्शन नहीं शो होगी। तो इसलिए आपको एक टेम्परेरी मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट लेना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको जो होता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को समझा पाएंगे। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी आपको ना। तो देखिए इस तरीके से एक टेम्परेरी मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट को जब एक पास लाया जाता है तो वहां पर जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। एक जो टेम्परेरी मैग्नेट परमानेंट को जब लाया जाता है तो दोनों एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं ना। अब देखो किस चीज को फिक्स किया गया है, अभी इसे मोटर में इनको फिक्स कर दिया जाता है, इसे रोटेट करने के लिए बनाया जाता है। तब किसको फिक्स किया गया है और कौन रोटेट करने के, जैसे मान लो मैं दीवार के सहारे खड़ा हो गया, अब मुझे कोई भी धक्का दे तो वहां मैं दीवार से क्या पीछे थोड़ी ना तोड़ के अंदर चला जाऊंगा। अब जो था मैं किसी को धक्का दूं, मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए तो वो पीछे की तरफ चला जाएगा। तो उसी तरीके से अब यहां देखा जाता है इस टेम्परेरी परमानेंट मैग्नेट किसे फिक्स किया गया है। अगर एक को फिक्स कर देंगे दूसरा रोटेट करेगा अपने आप, जैसे यहां पर हमने इसे फिक्स कर दिया, ये रोटेट करेगा, अभी ये भी मैग्नेट ही है। तो मैं अभी आपको समझाऊंगा सारी बातें ना। तो यहां पर आपको ये समझ में आ चुका होगा एक टेम्परेरी मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट को लिया जाता है। अच्छा जब एक टेम्परेरी मैग्नेट रहेगा तो उस टेम्परेरी मैग्नेट में करंट की डायरेक्शन होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टेम्परेरी मैग्नेट तभी बनेगा जब उसमें करंट फ्लो करवाया जाएगा, और करंट फ्लो करवाया जाएगा तो करंट की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, तो करंट की डायरेक्शन होगी। और यहाँ टेम्परेरी मैग्नेट जो बेटा होगा उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी जो नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही होगी। तो इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी और करंट पता चल जाएगा। अब जो होता है अगर मान लो मैंने कहा कि जो मैग्नेट करंट है वो ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां जा रही है, यहां से यहां जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, यहां से यहां करंट जा रहा है। तो एक बात फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मैं आपको लगा के बताता हूं। देखो करंट यहां जा रहा है ऊपर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इधर जा रही है, उसके बाद मेरा थंब देखो अंदर जा रहा है, मेरा थंब अंदर जा रहा है। देखो इस तरीके से करंट है, करंट को ऊपर जा रही है तो ऊपर रख दिया मैंने, ऊपर अपने जो होता है मिडिल फिंगर को कर दिया, क्योंकि मिडिल फिंगर ही करंट को शो करती है। उसके मैंने कहा फील्ड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड इधर से बन रही, इधर से इधर जा रही है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है इसे इधर पुट कर दो, तो इधर कर दिया गया। ये समझ में आ गया, ये ऊपर है तो करंट ऊपर जा रहा तो इसे ऊपर कर दिया गया। ये जो होता है इधर से इधर जा रही थी तो इसलिए मैंने जो होता है ये आपके फोर्थ फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। अब जिस डायरेक्शन में आपका थंब जा रहा है वही डायरेक्शन फोर्स हो रही है, मतलब उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, उसी डायरेक्शन में मोशन होगा। तो ये मेरा अंदर जा रहा है थंब, देखो इस तरीके से। अब यहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपका जो फोर्स लग रहा है वो अंदर लग रहा है। इस तरीके से आप पता कर लेंगे ना। इस तरीके से आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आ गई आपके फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं आगे। अब देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझ में आ गया। अब हम लोग पहुंचते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के पे। अब इलेक्ट्रिक मोटर अभी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फिर से समझाऊंगा, घबराइएगा मत। आप जो होता है टेंशन फ्री रहिए। एक बार समझाया फिर समझाऊंगा, अभी यहां पर समझाऊंगा, फिर राइट हैंड में फिर समझाऊंगा, एकदम बेफिक्र रहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तबीयत थोड़ी सी
खराब है बट ठीक है। देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर की पे पहुंचते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा बेटा प्रेशर हो रहा है, एग्जाम अपना भी पढ़ाना है, यहाँ पर भी पढ़ाना है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना, बहुत सारे काम है, इस समय तो काम भी भर भर के आ रहा है। चलो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। इलेक्ट्रिक मोटर ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए, लोगों को हमेशा इंसान को ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए और अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहना चाहिए। अगर आप जो खुश हैं, पहले बात तो आप सैड मत रहिए, सैड रहेंगे तो फिर आप जो किसी भी चीज़ को कर नहीं पाएंगे। आप सोचिए मत कि ऐसा होगा वैसा होगा, कैसे नहीं होगा, वो सब बातें साइड होती है, क्योंकि सोचने से कभी कुछ होता नहीं है। तो आप पहले खुश होइए और सोचिए कि मुझे इतना काम करना है, मैं खुशी खुशी सब निपटा दूंगा, जितना मुझसे होगा उतना करूंगा। आप लगिए तो सही, आप मैदान में उतरिए तो सही। एक बार मैदान में उतरेंगे, आप मैदान के बारे में जानिए, उसे समझिए, उसके बाद आप खेलना खुद चालू कर देंगे। आप जो है घर से बैठे बैठे, बेड में बैठे बैठे, बिस्तर में बैठे बैठे ये थोड़ी ना टॉप कर जाएंगे। पहले उठिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, बैठिए, लेक्चर देखिए, पढ़िए, उसका लिखिए, उसे समझिए सब कुछ, फिर आप जो है कहिए कि मैं टॉप कर जाऊंगा। फिर वो जो है आप क्यों नहीं टॉप करेंगे, मुझे बताइए, फिर क्यों नहीं टॉप करेंगे? ऐसे बच्चे तो टॉप करेंगे। अब जो बिस्तर में बैठा वो थोड़ी ना टॉप करेगा, जो मेहनत कर रहा वही टॉप करेगा ना, वही सिलेक्शन लाएगा ना। तो देखो इलेक्ट्रिक मोटर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले सिद्धांत क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर का काम होता है बेटा कि ये यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेना और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, ये इसका सिद्धांत है। एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेना, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, ये इसका सिद्धांत है बेटा। किस तरीके से काम करता है? तो देखो यहां पर उसे दो मैग्नेट के बीच में रखा जाता है, दो हाथ शू शेप का मैग्नेट। हाथ शू क्या होता है भाई? अब ये हाथ शू क्या होता है, हाथ समझ में आ रहा है? तो हाथ शू जो होता है बेटा, हाथ शू का मतलब घोड़े का जो नाल होती है उसका शेप, जैसे घोड़े की नाल होती है उसी तरीके का मैग्नेट आता है, उसी शेप में मैग्नेट आता है। तो हाथ शू शेप के मैग्नेट को ले लिया जाए, दो मैग्नेट को, और उनको जो होता है पुट कर दिया जाए, और उनके बीच में हमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेनी है। क्या लेना है? सोलेनॉइड पर क्या है ना, सोलेनॉइड ले लीजिए, एक रेक्टेंगल शेप का सोलेनॉइड ले लीजिए। कहने का मतलब, अब सोलेनॉइड नहीं पढ़े तो मैं बता रहा हूं कि सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेनी है। जैसे ये कॉइल है ना, तो ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है ना, रेक्टेंगल के अंदर क्या है, रेक्टेंगल के अंदर इस तरीके की कॉइल है बेटा, इस तरीके की कॉइल है, इस तरीके की कॉइल है, तो इस तरीके की कॉइल है। तो ये देखो एक रेक्टेंगल शेप की कॉइल हो गई। अब देखो मैंने इसी को इस तरीके से बना दिया है, जो कि आपको बाहर बाहर दिख रहा है। तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेनी है, समझे बात को? आप एक रेक्टेंगुलर कॉइल को इस दोनों हाथ शू शेप के मैग्नेट के बीच में आप जब रखेंगे, तो उसके बाद ये जो रेक्टेंगल शेप का जो होता है आपका, ये करंट कैरिंग वायर है, ये एक तरीके से करंट कैरिंग सोलेनॉइड है ना, करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। ये जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इस जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये यहां पर, उसके वजह से मोशन प्रोड्यूस होगा। वो फोर्स जो होता है वो फोर्स मोशन करवाएगा, और वो मोशन को हम जो है इधर से, या जो होता है आगे से या फिर इधर से, चलिए मैं अभी आपको सब सारी बातें समझाऊंगा। तो ये यहां से आप उसी मोशन को निकाल लेंगे, तो इसी को कहा जाता है मोटर रोटेट कर रहा है, इसी को कहा जाता है मोटर रोटेट कर रहा है। और उसी मोटर का जो रोटेशन होता है, इसे हम अपने फैन में, जैसे पंखा चलता है ना, तो पत्ती से बांध देंगे यहां पर, तो पत्ती चलती है बड़ी तेजी के साथ ना, तो इसी फैन का जो इसी जो होता है मोटर का रोटेशन होता है, उसे अलग अलग जगह पर यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में इस सिद्धांत के मदद से कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो समझ में आया प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करना? दो हाथ शू शेप का मैग्नेट लेना है, हाथ शू शेप का मैग्नेट जो होता है उसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल शेप का जो होता है सोलेनॉइड रखना है, और उसके बाद उसे बैटरी से कनेक्ट कर देना है, जिसके वजह से वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये यहां पर रहेगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इस फोर्स की वजह से उसमें होगा मोशन, और उसी मोशन को हम निकाल लेंगे, और उसी मोशन को निकालने के बाद वही कहलाएगा मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ गई होंगी, थोड़ी सी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, फिर से समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं। फिर उसका जो होता है, आप जो होता है फील्ड मैग्नेट देखेंगे, जो होता है आर्मेचर देखेंगे, स्प्लिट रिंग एंड कार्बन ब्रश देखेंगे, उसके बाद फिर वर्किंग पे पहुंचेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। इस तरीके से आपको इसी सबको एक्सप्लेन, देखिए मैं जो बता रहा हूं आप इसे लिख भी सकते हैं, या फिर जो होता है इसी नोट्स के लिए आप मुझे जो है इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये यही नोट्स आपको चाहिए होता है। तो देखिए यही आपको सारी बातें इस तरीके से लिखनी होंगी। अगर आप इसी सबको एक्सप्लेन कर देंगे आपको पूरा मिल जाएगा। लेकिन इसी को अब मैं यहां पर थोड़ी ना पूरा लिख के बता सकता हूं, इसलिए मैं आपको यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप चाहिए तो वीडियो पॉज करके जगह जगह पर लिख लीजिए। उसके बाद जो होता है कंस्ट्रक्शन पहुंचते हैं। कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगा? तो कंस्ट्रक्शन में जो होता है कई चीजें आएंगी। सबसे पहले आएगा फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट के लिए अगर आपको फील्ड मैग्नेट क्रिएट करना है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना, फील्ड मैग्नेट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है, तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है उसके लिए आपको चाहिए दो मैग्नेट, दो परमानेंट मैग्नेट। और दो परमानेंट मैग्नेट हाफ शू शेप के हम लेंगे। किस शेप का लेंगे? दो हाफ शू शेप का परमानेंट मैग्नेट लेंगे विथ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और उसे पुट करेंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के डायरेक्शन में। एक को नॉर्थ पे रखेंगे, दूसरे को साउथ पोल में रखेंगे।
दोनों को नाथ नाथ के बीच में रखेंगे तो रिपल्सन हो जाएगा बेटा ना। अभी आपके दिमाग में नाथ नाथ कहीं नहीं रख रहे हैं, आता दिमाग में, नाथ नाथ में रखेंगे तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से दूर भाग जाएंगे, दूर भागेंगे तो ये रोटेट करेंगे क्या, तब ये रोटेट नहीं करेंगे, अपने में लड़ रहे हैं। अभी क्या है, नाथ से निकल के जब साउथ में जाएगा ना, यहाँ से नाथ से निकल के मैग्नेट जो होता है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड साउथ में जाएगा, तो इसके वजह से इनके बीच में जो रहेगा ना, अब देखो यहाँ से नाथ से निकल रही है, बीच में है, ये साउथ में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, जिसकी वजह से इस पे टकराएगी, टकराएगी तो इसी में जो होता है एक मोशन क्रिएट करेगी। वही फ्लेमिंग ने जो है आपको समझा दिया है, ठीक है। तो वो आपको पीछे की कहानी है जो आपको यहां पर फ्लेमिंग ने समझा दिया है, ठीक है। तो यहां से देखिए आपको एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल लेके रखना है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल जो होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को रखना है, एक को नॉर्थ पोल दूसरा का साउथ पोल, ये जो होता है परमानेंट मैग्नेट दो लेने हैं, उसे हार्ट शेप के, और उसे एक को नॉर्थ पोल में रखना है, दूसरे साउथ पोल के साथ रखना है, ठीक है। जिसके वजह से यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हुई, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हुई एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि आपको भी पता है कि जो मैग्नेट होता है उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है, ठीक है। तो यहां से मैंने वही किया कि नॉर्थ से निकाल के साउथ की तरफ जो होता है मैग्नेटिक फील्ड को भेज दिया। इस तरीके से ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी और जाएंगी। तो आपको फील्ड मैग्नेट समझ में आ गया किस तरीके से अब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। अब देखते हैं आर्मेचर किसे कहा जाता है। आर्मेचर, आर्मेचर क्या है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा था, सोलेनाइड पढ़ा था, अभी सोलेनाइड बताया हूं कि करंट कैरिंग इस तरीके से जो होता है, ये सॉरी करंट कैरिंग कर रहा हूं, एक जो होता है क्वाइल्ड शेप का जो होता है करंट कैरिंग वायर जब रहता है, एक क्वाइल्ड शेप का करंट कैरिंग वायर रहता है तो उसी को कहा जाता है सोलेनाइड। क्वाइल्ड शेप का करंट कैरिंग वायर रहता है उसे कहा जाता है सोलेनाइड। यानी कि स्प्रिंग देखे हैं, स्प्रिंग देखे होंगे ना, तो स्प्रिंग जो होती है वो क्वाइल्ड होती है, क्वाइल्ड होती है। तो उसके बाद जो होता है इसी तरीके से अगर आप क्वाइल्ड शेप का जो है किसी कॉपर वायर से बनाएंगे क्वाइल्ड शेप और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे तो उसी को कहा जाएगा सोलेनाइड बेटवा, ठीक है, ठीक है। तो सोलेनाइड किसे कहा जाएगा, समझ में आ गया। तो सोलेनाइड किसे कहा जाएगा। अब इसी सोलेनाइड के बीच में अगर हम लोग एक जो होता है क्या रखेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर रख देंगे, सॉफ्ट आयरन रख देंगे, सॉफ्ट आयरन रख देंगे। मैं आपको पीछे बताया भी था सॉफ्ट आयरन क्यों यूज किया जाता है, हार्ड आयरन क्यों नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है बढ़िया से, तो यहां पर सॉफ्ट आयरन रख देंगे अगर इसी के बीच में एक, तो ये जो होता है बन चुका है इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट आयरन के यूज करने से मैग्नेटिज्म बढ़ जाता है, मैग्नेटिक पावर बढ़ जाती है। तो आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर का मतलब ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया जाए। यही जो बना रहे हैं, यही जो बना रहे हो बेटा ये बीच वाला, इसी को आर्मेचर कहा जाता है। नंबर ऑफ जो होता है टर्न्स इस तरीके से ढेर सारे रख दिए जाए और उसके बीच में मतलब यही कह लो कि सोलेनाइड को जो होता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाए। एक सोलेनाइड आप इस तरीके से कह सकते हैं, एक रेक्टेंगल शेप का सोलेनाइड, उसके साथ जो है हम सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं तो उसी को आर्मेचर कहा जाता है, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आया कि हमने एक जो होता है क्वाइल्ड शेप का जो है बनाया, हमने एक करंट कैरिंग वायर या फिर कह सकते हो आप डायरेक्टली उसी को सोलेनाइड बनाया और सोलेनाइड के अंदर रख दिया क्या, एक उसी सोलेनाइड के अंदर आपने रख दिया एक बार ये सॉरी एक जो होता है सॉफ्ट आयरन कोर, और सॉफ्ट आयरन कोर के दोनों को मिला के कहा गया आर्मेचर। और वो किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है। ये आपको सारी बातें याद रखनी है कि रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है। तो आप कह सकते हो डायरेक्टली, अगर आपको मैं थोड़ा सा जो होता है पिछला लेक्चर देखे तो आप ये बात समझ रहे होंगे कि मैंने अगर इतना कहा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाइए और वो जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट किस शेप का होना चाहिए, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट रेक्टेंगल शेप का होना चाहिए, तो उसी को कहा जाएगा आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर हो गया। अब हम समझेंगे स्प्लिट रिंग एंड कार्बन ब्रश। ये देखो मिट गया है, ये मिट गया है मेरे हाथों से। स्प्लिट रिंग एंड कार्बन ब्रश, अब ये क्या दिख रहा है, CAR ये ON पता नहीं क्या है। अब देखो कार्बन ब्रश और स्प्लिट रिंग दो बातें जो होता है ये इधर आपको पढ़नी है। अब कार्बन ब्रश क्या होता है, स्प्लिट रिंग क्या होती है। देखो इतना तुमने समझ लिया, इसे समझ लिया, इसे समझ लिया। अब आते हैं इस पे, ये जो आपको इतना दिख रहा है इसे कहा जाता है कार्बन ब्रश एंड स्प्लिट रिंग। ये दो नाम है, टेंशन मत लो, एक ही में नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये जो आपको मैं आपको स्प्लिट रिंग, सबसे पहले स्प्लिट रिंग बताता हूं। स्प्लिट की स्पेलिंग का है SPLIT, स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग और होता है कार्बन ब्रश बताता हूं मैं आपको। स्प्लिट रिंग किसे कहा जाता है, देखो स्प्लिट रिंग, पहले आप स्प्लिट रिंग से जो होता है रिंग निकालिए। रिंग मतलब क्या होता है, अंगूठी, ठीक है। अंगूठी होती है रिंग मतलब ना। अब ये अंगूठी की जो होता शेप की होती है, आप ये बताइए मुझे कि ये अंगूठी होती है गोल शेप की होती है, तो आपके दिमाग में इतनी बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है। चलो मैग्नीफाई कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं यार, समझा करो बात को ना। तो यहां पर अगर मैंने कहा एक रिंग लेते हैं और उस रिंग को बड़ा कर लेते हैं, नहीं वो रिंग गोल होती है, बड़ा तो वो हम समझ लेंगे ना, वहां से बड़ा नहीं कर लेते हैं। एक रिंग लेते हैं और वो रिंग कैसी होती है, गोल होती है, सर्कल शेप की होती है। और उसके बाद अब इसे स्प्लिट कर दो, अब इसे स्प्लिट कर दो यानी कि तोड़ दो दो टुकड़ों में, तो इसी को कहा जाता है बेटा स्प्लिट रिंग। इसी को कहा जाता है स्प्लिट रिंग। कहने का मतलब मैं आपको समझा रहा था कि आपको याद नहीं करना स्प्लिट रिंग क्या होती है। अब ये याद रखिए कि एक रिंग होती है, स्प्लिट रिंग दो चीजों से मिलकर बना है, स्प्लिट और रिंग। रिंग गोल होती है, गोल रिंग को तोड़ दिया जाए तो दो आधा
आधा जो होता है इस तरीके से आपको मिल जाएगा, एक इधर एक इधर। अभी आपको समझ में आ रहा है, इसे जोड़ेंगे तो जो होता है सर्कल नहीं होगा, ये ठीक है, इसी तरीके से बनता है, कुल मिला के देखो इसी तरीके से ये बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर इस रिंग को तोड़ेंगे तो वो इस तरीके से दो हाफ पार्ट में दिखाई देगा। ये देखो एक रिंग, एक जो होता है, सॉरी रिंग कह रहा हूं, एक गोले को तोड़ेंगे तो रिंग एक गोला होता है ना, सर्कल के फॉर्म में होता है, तो एक सर्कल को तोड़ेंगे तो वो इस तरीके से आपको दिखाई देगी। एक को ले जाइए इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, दूसरे को ले जाइए इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, यही आपका बन गया बेटा। एक देखो मैंने यही इधर कनेक्ट किया, एक इधर कनेक्ट किया, तो इसके बाद ये देखो बन गया दो स्प्लिट रिंग। दो स्प्लिट रिंग का मैंने यूज कर लिया। कितनी स्प्लिट रिंग लगती है एक इलेक्ट्रिक मोटर में? दो स्प्लिट रिंग लगती हैं, और ये दोनों स्प्लिट रिंग मैंने यूज कर ली। अब उसके बाद आता है बात कार्बन ब्रश की। ये कार्बन ब्रश का होता है भैया, ये कार्बन ब्रश देखो, मैंने कहा एक ब्रश होता है, एक ब्रश होता है, एक ब्रश होता है, उसे वो वो कार्बन से मिलकर बनाया जाता है, मतलब उसमें कार्बन भी रहता है। अब ये ब्रश का होता है, जैसे मैंने कहा कि ये देखो, मैंने कहा कि ये एक ब्रश है, इस तरीके से मैंने कहा जो कि टच करेगा। देखो मतलब ये है कि अगर मैंने कहा, ये देखो इधर ही समझो, ये देखो मैंने कहा कि ये देखो इस तरीके से मैंने कहा कि एक मार्कर है जो इस तरीके से गोल गोल घूमेगा, यानी कि मैंने कहा ये एक जो होता है सिस्टम है जो गोल गोल घूमेगा, बट इसके टच में कोई चाहिए जिसकी वजह से इसे इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। तो ये देखो यहाँ ये टच में रहेगा, ये पूरा पोर्शन घूमेगा, ये जो होता है स्प्लिट रिंग घूमेगी, ये घूमेगा, ये पूरा आर्मेचर यहां से लेके यहां तक ये आर्मेचर घूमेगा। और उसके बाद जो है जैसे मोटर चलता तो घूमता है ना, तो क्या क्या घूमेगा? ये आर्मेचर घूमेगा, ये स्प्लिट रिंग घूमेगी। बट जो ब्रश होता है ये कभी नहीं घूमता, ये कार्बन ब्रश नहीं घूमता है, ठीक है। ये कार्बन ब्रश का क्या काम होता है? बस ये कार्बन ब्रश आपके टच में रहेगा, इसके टच में रहेगा, ये यहीं पर इस तरीके से गोल 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 घूमता रहेगा यहां पर इस तरीके से। और ये जो कार्बन ब्रश है वो जैसे मान लो यहां घूम रहा है, तो ये कार्बन ब्रश यहां से चपकी रहती है साइड में। अब चपकी रहेगी जब, तो यहां से इसे इलेक्ट्रिसिटी, यहां से इधर से इलेक्ट्रिसिटी देती रहती है, इधर से इलेक्ट्रिसिटी देती रहती है, ठीक है। तो कार्बन ब्रश भी आपको समझ में आ गया होगा। इसे कार्बन क्यों कहा जाता है, क्यों नाम लिया जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन का अमाउंट रहता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे। आपने पढ़ा होगा ग्रेफाइट में जो कार्बन का एक फॉर्म होता है ग्रेफाइट, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो वही ग्रेफाइट वाला कार्बन यहां होता है। उसके बाद आपको एक बैटरी से इसे कनेक्ट कर लेना है, फिर मैं आपको बताता हूं वर्किंग। इतनी बातें हो गई। एक डाउट और बच्चों के मन में कभी कभी उठ जाता है, जल्दी नहीं उठता है, अगर कोई सोचने वाला तो उसके मन में जरूर उठता है, ये स्प्लिट रिंग आधी क्यों है, इसे पूरा क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि देखो ये पूरा घूम रहा है तो इसे गोल कर दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, इसे गोल कर दो। जैसे ये पूरा घूम रहा है तब मैंने कहा इसे तोड़ा, ये जो होता है, अगर मैंने कहा इसे तोड़ा कर जाए, जैसे देखो ये इसे मैं कहूं ये जो होता है स्प्लिट रिंग है, इसे तोड़ा कर जाए, इसे गोल इस तरीके से रख दिया जाए ना, जैसे मान लो ये है, ये स्प्लिट रिंग है, इसे रख दिया जाए इस तरीके से पूरे गोल, इस तरीके से ये इसके साथ साथ घूमती रहेगी ना पूरी। ये जैसे अगर मैंने कहा कि ये स्प्लिट रिंग है, मान लो ये कैप स्प्लिट रिंग है ना, ये कैप जो है ये स्प्लिट रिंग है, इसे जो होता है इस आर्मेचर के साथ अटैच कर दिया गया। अब ये जो होता है इस तरीके से आर्मेचर के साथ ये भी घूमती रहेगी। इसे तोड़ा क्यों गया? ये तोड़ा क्यों गया है? तो कुछ लोगों को दिमाग में चलता अगर तोड़ा ना जाए तो ये टूट जाएगा, टूटे उठेगा नहीं बटवा, ठीक है, ये टूटेगा नहीं। इसे तोड़ा इसलिए जाता है क्योंकि यहां पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पर निगेटिव टर्मिनल है, तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी जब जाएगी तो ये पॉजिटिव टर्मिनल वाली, ये पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरीके से मूव करती हुई और ये निगेटिव टर्मिनल में आ जाएगी, उसके बाद यहां से निकल जाएगी। लेकिन अगर इसे जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? अब ये पॉजिटिव टर्मिनल में गई, उसका ये गोल गोल घूम के यहां से वापस चले जाएगी, इधर जाएगी ही नहीं, या फिर जो होता है पॉजिटिव निगेटिव का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? और पहली बात तो इधर से पॉजिटिव जाएगी, इधर से निगेटिव जाएगी, ये तुरंत ब्लास्ट कर जाएगी, ठीक है। तो पहली बात तो यही हो जाती है। तो इस वजह से इस स्प्लिट रिंग को तोड़ा जाता है, समझ आ चुका होगा आपको। ये स्प्लिट रिंग इसलिए तोड़ी जाती है ताकि ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को मेंटेन करके रख पाए, वरना इस रिंग को स्प्लिट नहीं किया जाता, ठीक। अब हम लोग समझते हैं वर्किंग के बारे में। सारी बातें हो गई, एक बार फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं और वर्किंग समझते हैं। जैसे मैंने कहा इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है और इसका नाम डी है। तो यहां देखो ए बी सी और डी, इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से जाएगी, अब वो बात एकदम ध्यान से समझो। वर्किंग में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो यहां से मैंने कहा करंट इस तरह से जाएगी, उसके बाद जो होता है ये इस कार्बन ब्रश के पास पहुंचेगी, स्प्लिट रिंग के पास पहुंचेगी, स्प्लिट रिंग से ऐसे जो होता है ये ऊपर जाएगी, यहां फिर ऊपर जाएगी और उसके बाद यहां से घूम जाएगी और यहां पर ये नीचे आएगी और उसके बाद जो होता है फिर यहां से आती हुई और उसके बाद ये चली जाएगी आपके निगेटिव टर्मिनल में। इतना जो होता है आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से चलने वाली है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब बताओ, मैंने अगर लिया ए और बी, मैंने एक पोर्शन को पहले लिया ए और बी को, फिर दूसरे वाले पोर्शन को लेंगे सी और डी को, फिर दोनों में समझेंगे किस तरीके से ये वर्क कर रहा है ना। ए और बी को लेते हैं सबसे पहले।
ए और बी को लेते हैं, ए और बी को लेते हैं इस पोर्शन को, तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट कैसे जा रही है, ऊपर जा रही है, इलेक्ट्रिक करंट ऊपर जा रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो नॉर्थ से साउथ यानी कि इस डायरेक्शन में बन रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में बन रही है, और इलेक्ट्रिक करंट सीधे सीधे ऊपर जा रही है ना। यहां पर देखो इलेक्ट्रिक करंट नीचे आ रही है, तो पहले हम लोग ए बी को समझते हैं फिर सी डी को समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां जा रही है। तो एक बात बनाओ, जो होता है देखो एक बार फिर लेफ्ट हैंड रूल बनाओ, और जो होता है करंट मिडिल फिंगर से शो करो, उसके बाद फोर्थ फिंगर से फील्ड शो करो, मैग्नेटिक फील्ड शो करो, फोर्स अपने आप पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो चलो यहां पर करंट कैसे जा रहा है भाई, करंट जा रहा है, देखो करंट जा रहा है ऊपर, करंट जा रहा है ऊपर। तब मेरे दिमाग में चल रहा था पहले कैसे बनाऊं, ऐसे ले जाऊं, नहीं ऐसे नहीं ले जाना, ऐसे रखना। देखो करंट को बनाओ ऊपर, ठीक है, करंट ऊपर गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जा रही है, सही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर से इधर जा रही है। देखो यहां पर रखूं, चलो देखो ये करंट ऊपर, सही है, करंट ऊपर जा रहा है यहां पर, और मैंने यहां पर भी बनाया जो करंट इसका भी ये होता है, ये मिडिल फिंगर है जो करंट की डायरेक्शन को शो कर रही थी। अब देखो यहां पर आपको तो मेरा अंगूठा नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी आप दो फिंगर को समझो कि करंट ऊपर जा रहा है, मैंने ऊपर बना दिया। आपका जो होता है ये फोर्थ फिंगर है, ये जो होता है इधर से नॉर्थ से साउथ जा रहा था, तो ये नॉर्थ से साउथ मैंने रख दिया। अब देखो यहां पर आपको मेरा अंगूठा दिख रहा होगा, यह अंगूठा कहां जा रहा है ये बताओ, यह अंगूठा अंदर जा रहा है, देखो यही तो है ना। यहां देखो इधर देखो, इसी को घुमा के लाया, ये देखो अंगूठा कहां जा रहा है, ये देखो अंगूठा इधर आ गया ना, इधर आ गया। तो ये देखो ऊपर करंट ऊपर जा रहा है तो ऊपर रख लिया। उसके बाद जो होता है मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर बन रही है, तो इधर से इधर मैंने देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है कि यहां से निकल रही इधर जा रही है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब जो अंगूठा है ये कहां जा रहा है, ब्लैक बोर्ड के अंदर जाना चाहता है, यानी कि ये जो होता है फोर्स सारा का सारा अंदर की तरफ लगेगा, फोर्स अंदर लगेगा, तो इसे शो किया जाता है क्रॉस के साइन से। बेटा क्रॉस के साइन का मतलब ये आपको नहीं समझना अभी, आप ये मतलब अभी आप ये समझिए कि अंदर जा रहा है, ये एक सिंबल होता है जो शो किया जाता है। ये अगर हम इस तरीके से गोला लगा के दो क्रॉस कर देता हूं, इसका मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है या फिर कोई भी चीज अंदर जा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन अंदर में है। तो ये क्रॉस शो करता है, इस तरीके का गोला रहेगा तो बताएगा बाहर आ रहा है। ये अभी आप नहीं समझेंगे, 11th में आती है सारी चीजें, ठीक है। तो यहां बताइए, यहां आपको समझ में आ गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर जा रही है। मैंने यहां क्रॉस शो कर लिया, इससे आप मैंने पहले हम लोग निकाल लिए, अब मैंने क्रॉस लिख दिया ताकि मुझे पता रहे कि मैग्नेटिक फील्ड यहां अंदर जा रही थी ना। अब हम लोग आ जाते हैं सीडी वाले पोर्शन पे, सीडी वाले पोर्शन पे एक बार फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और उसके बाद आपकी बार इलेक्ट्रिक करंट बताओ। यहां पर इलेक्ट्रिक करंट ऊपर था, आपकी बार इलेक्ट्रिक करंट नीचे है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही रहेगी नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। अब की बार देखो जो फोर्थ आपका थंब है ये बाहर आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, ये देखो इस तरीके से आ रहा है आपकी तरफ ना। तो आपकी तरफ का मतलब ये बाहर निकल रहा है, इसका मतलब आपकी बात ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स कैसा लग रहा है बाहर की तरफ। अब देखो एक बात समझो, अब देखो एक बात समझो कि यहां पर जो फोर्स लग रहा था वो अंदर, यहां पर जो फोर्स लग रहा था वो बाहर। ये बताओ मैंने इस तरीके से कहा ये दोनों अगर मान लो दोनों इंड है ना, यहां पर फोर्स ये दोनों इंड है, यहां पर फोर्स अंदर लग रहा है अंदर चला जाएगा, यहां पर फोर्स बाहर लगाते बाहर आ जाएगा। ये रोटेट कर गया, समझ में आ रहा है, देखो ये देखो इस तरीके से रोटेट कर गया भाई, यहां से था ऐसे, ये रोटेट कर गया, देखो ये देखो रोटेट करके ऐसे हो गया। अब देखो अगर मान लो इसे मैंने यहां पर देखो, यहां पर भी नहीं समझ में आ गया, यहां देखो यहां मैंने था ये कहा, मैंने कहा यहां पर ये फोर्स अंदर लगेगा और यहां से ये फोर्स बाहर लगेगा, जिसकी वजह से ये ऐसे उठेगा, ये अंदर लगेगा तो अंदर जाएगा, इसकी वजह से ये रोटेट कर जाएगा इसे। हाँ ऑब्वियस सी बात है रोटेट कर जाएगा, देखो इसे ऐसे था उसका ये रोटेट करके पूरा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यहां से इसे अंदर की तरफ ढकेला गया, यहां से इसे बाहर की तरफ उठाया गया, जिसकी वजह से पूरा रोटेट करके ऐसे हो जाएगा। ऐसे था पहले ये ए बी इस तरीके से था, इस तरीके से, और ये सी डी इस तरीके से इधर वाला है, ये ए बी इधर वाला है, इस तरीके से ये जो होता है इस तरीके से इस पे फोर्स लगा और ये इस तरीके से पूरा मूव कर गया, ठीक है। तो हाफ मूव किया, कितना मूव किया, हाफ मूव किया। ये को फुल मूव करेगा भी ऐसे, लेकिन मैं आपको बताऊं पहले हाफ मूव किया, और हाफ मूव करने के बाद अब ये सीडी जो है ऐसे मूव करके बेटा यहां आ गया, सीडी यहां आ गया, और ए बी जो होता है ऐसे मूव करके ये यहां चला गया। समझ में आ रही बातें? देखो जैसे मैंने कहा ये ए बी अगर है ये इधर वाला, और ये देखो सीडी है ना, तो यहां से ए बी जब मूव किया तो ऐसे करके यहां चला गया, यानी कि ए बी यहां आ गया और सीडी अब यहां आ गया ना। अभी ए बी इधर था लेकिन मूव करके ऐसे चला गया, ए बी इधर और सीडी इधर आ गया। तो यहां पर मैं अब जो होता है, अब देखो जब आधा रोटेशन हो गया तो मैं लिखूंगा यहां पर सी, यहां पर डी, यहां पर ए, यहां पर बी। तो ये देखो ए बी इधर आ गया, सी डी इधर आ गया, ठीक है। हाफ रोटेशन के बाद अब देखो फिर क्या होगा कि जो अब की बार फिर वही होगा, अब की बार सीडी जो होता है वो अंदर की तरफ ढकेला जाएगा और ए बी जो होता है वो बाहर की तरफ ढकेला जाएगा। तो इसका मतलब ये हमें पता चलता है कि एक मोटर में जो है कंटिन्यूअसली जो होता है आपका ये डायरेक्शन चेंज होती रहती है, डायरेक्शन कभी ए बी नीचे की, कभी ए बी नीचे की तरफ ढकेला गया था, और कभी जो होता है अब की बार ए बी बाहर की तरफ खींचा जाएगा। कभी ए बी जो होता है नीचे की तरफ ढकेला गया था, लेकिन यहां आने के बाद अब ए बी बाहर की तरफ खींचा जाएगा, यानी कि ए बी पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो कभी ए बी नीचे ढकेला गया था, कभी ए बी बाहर की तरफ खींचा जाएगा। कभी सी डी जो होता है बाहर की तरफ खींचा गया था लेकिन
लेकिन अब की बार नीचे की तरफ ढकेला जाएगा। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली देखो, इस तरीके से एक कंटिन्यूअस रोटेशन बन गई, एक कंटिन्यूअस रोटेशन बन गई, इस तरीके से चलता रहेगा। और यहां पर एक जो होता है एक वर्किंग आपको मतलब एक तरीके से यहां पर फोर्स लग रहा है और इस फोर्स की वजह से एक रोटेशन जनरेट हो गई। रोटेशन आपको समझ में आ गया किस तरीके से जनरेट हुई थी। तो रोटेशन जनरेट हो गई, इसी रोटेशन को यहां से या फिर बेटा यहां इस तरीके से भी लगाया जाता है, इस तरीके से करके यहां से निकाल लिया जाएगा और जिसे निकाला जाएगा जिस पॉइंट से उसे एक्सिल कहा जाता है। क्या? एक्सिल कहा जाता है। तो इसे यहां से निकाल लिया जाएगा। अब यहां पर कुछ भी कनेक्ट किया, मान लो पंखा लटका दिया मैंने तो मेरा पंखा चल रहा, पत्ती लगा दिया तो पंखा चल रहा है मस्त। तो इसी तरीके से मोटर का यूज किया जाता है। तो मुझे लगता है इतनी बातें आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी ना, वर्किंग समझ में आ गई। अब इसके नोट्स के लिए या तो जितना बातें बताया उतना आप लिख लो, सक्षम हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो है मैसेज कर दो, मैं आपको भेज दूंगा, टेंशन मत लिया करो ना। मेरे क्लास में हो तो बेफिक्र रहा करो, मैं समझाऊंगा एकदम बेहतरीन तरीके से। अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या? जितना देखो अभी तक पढ़े ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, मतलब अपने दिमाग में साइड में रखो। अब हम लोग एक नई टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। ये जो होता है, ये जो टॉपिक है इनसे इनका कोई रिलेशन नहीं है ना, जो वरना आप सोचने लगोगे ये कहां से आ गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये होता है बेटा, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इसमें कहीं पीछे से लिंक मत करना, मैं पहले बता रहा हूं, ये जो होता है एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट का प्रोडक्शन। अब इंड्यूस्ड करंट और करंट में क्या अंतर होता है? देखो जब करंट हमें कहीं मिलती है तो उसे कहा जाता है करंट। जैसे देखो बैटरी ने हमें करंट दिया था तो ये कहलाएगा करंट ना। यहां पर आपका जो ये मिडिल फिंगर है वो करंट शो कर रहा था, लेकिन जब हम यहां से देखो, अच्छा हमें करंट मिल रही थी, मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी और यहां से हमें ये मोटर चलाना था, यानी कि हमें फोर्स जनरेट करना था, मोशन जनरेट करना था। यहां पर फोर्स जनरेट करना था, मोशन जनरेट करना था, करंट हमें मिल रही थी। और यहां पर क्या होगा इंड्यूस्ड करंट के टॉपिक में, या फिर जो होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, या फिर जनरेटर जो नहीं पढ़ना है उसमें क्या होगा कि जनरेटर में आप समझते हैं ना, आपको तेल डाला जाएगा, यानी कि ये फोर्स ये आपको जो होता है करंट आपको दे दिया गया, सॉरी ये आपको फोर्स दे दिया गया, ठीक है। आपको पहले से फॉसिल फ्यूल दे दिया गया, फील्ड दे दी गई। और जनरेटर का काम क्या होता है? जनरेटर का काम होता है करंट जनरेट करना, करंट जनरेट करना, इसलिए उसका नाम जनरेटर होता है, करंट को जनरेट पैदा करता है, ठीक है। तो यहां पर जो है आपको वही समझना है कि करंट और इंड्यूस्ड करंट में मैं आपको बता रहा था अंदर ना। तो ये देखो यहां पर आपको दो चीजें दी गई, करंट फील्ड और यहां पर फोर्स या मोशन जनरेट करना। यहां पर आपको फोर्स मोशन भी दिया जाएगा, यानी कि जो है जो फॉसिल फ्यूल होता है जिससे फोर्स मोशन जनरेट हो वो भी दिया जाएगा, और आपका जो होता है आपको फील्ड भी दी जाएगी, आपको करंट पैदा करना है। तो जो करंट आप पैदा करेंगे उसी को इंड्यूस्ड करंट कहा जाएगा, उसे इंड्यूस्ड करंट कहा जाएगा। तो करंट और इंड्यूस्ड करंट में अंतर समझ में आया? ये करंट आपको जो मिलती है उसे कहते हैं करंट, लेकिन जब आप करंट जनरेट करते हो तो उसे कहा जाता है इंड्यूस्ड करंट ना। तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसी पे एक टॉपिक बना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से हम लोग इंडक्शन करेंगे, किस चीज का? करंट का इंडक्शन करेंगे, पैदा करेंगे, किस चीज को पैदा करेंगे? करंट को पैदा करेंगे, समझे। अब देखो यहां पर प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, यहां पर हम लोग इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये इंड्यूस्ड है, घबराना मत, ये इंड्यूस्ड का है बे, इंड्यूस्ड कुछ है का अपने आप में? नहीं, हम नहीं घबराएंगे किसी चीज से ना। इंड्यूस्ड मैं हूं जब तक खड़ा तब तक मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, बेफिक्र रहा करो, मैं इसे थोड़ी बता दूंगा इंड्यूस्ड करंट पैदा करेंगे। अब आपको पता नहीं चला इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, एकदम बढ़िया समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अरे सॉरी मिटा दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी स्लाइड दूरी ना है, वैसे बैक कर लो, आ जाए तो कोई नहीं। यहां पर जो होता है इंड्यूस्ड करंट को पैदा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, मतलब सॉरी वीडियो को बैक करो और उसे लिख लो ना, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर मैक्सिमम करंट कब प्रोड्यूस होगी? जब हम लोग परपेंडिकुलर रखेंगे। किसे परपेंडिकुलर रखेंगे भाई? किसे परपेंडिकुलर? और मिनिमम करंट कब प्रोड्यूस होगी? जब हम लोग पैरेलल रखेंगे। तो ये पैरेलल और जो होता है ये मिनिमम करंट मैक्सिमम करंट का क्या मतलब है? देखो हम लोग जो होता है तीन चीजों का यूज करते हैं, एक जो होता है फोर्स यानी कि मोशन, और जो होता है एक फील्ड। जब हम किसी भी देखो यहां पर हमने क्या किया था कि देखो मैं आपको यहां पर समझाता हूं, ये बातें सब छोड़ो या पीछे की बातें हैं। देखो हम यहां कर रहे हैं कि मैक्सिमम करंट कब प्रोड्यूस होगी? जब हम किसी मैग्नेट के बीच में जो करंट कैरिंग वायर था ना, ये करंट कैरिंग वायर, ये मैग्नेट के बीच में करंट कैरिंग वायर है ना, ये करंट कैरिंग वायर, ये एक तरीके से सोलेनोइड जो है ये क्या है? एक वायर ही है जिसमें करंट फ्लो करवाया जा रहा है। हाँ समझ में आता है? इतनी बातें आपको पिछले लेक्चर देखे होंगे तो एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी, अभी भी समझ में आ रही होंगी कि देखो ये जो होता है एक वायर ही तो है, एक वायर से कॉइल बनाई गई है, तो एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। तो ये करंट जो होता है इसे करंट कैरिंग वायर कहा जाएगा। एक करंट कैरिंग वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में किस तरीके से रखा जाए? परपेंडिकुलर रखा जाए। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री बनाए वो, अगर परपेंडिकुलर रखा जाए तो वो मैक्सिमम करंट देगा। अभी हम इंड्यूस्ड करंट निकालेंगे ना, तो अगर हम इस तरीके से अरेंज करें कि जो आपका करंट
करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में परपेंडिकुलर रहे, ताकि हमें मैक्सिमम जितना करंट मिलना चाहिए वहां से उतना करंट मिल पाए, मैक्सिमम करंट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है कि मैक्सिमम करंट कब प्रोड्यूस होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में करंट कैरिंग वायर को परपेंडिकुलर रखा जाएगा, और जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में करंट कैरिंग वायर को पैरेलल रख दिया जाएगा, यानी कि इस तरीके से उनके बीच की दूरी हमेशा सेम रहे, उसे पैरेलल कहा जाता है। तो पैरेलल रख दिया जाएगा तो वहां पर आपको मिनिमम करंट मिलेगी। समझे बात को, समझे, एकदम बढ़िया समझ गए होगे। अब देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बड़ा आसान है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है कि एक बार अभी लेफ्ट लिए थे, फ्लेमिंग जी ने कहा कि एक बार लेफ्ट हैंड लिए थे, तब की बार राइट हैंड भी ले लो। राइट हैंड के साथ कैसे हम लोग बेईमानी कर सकते हैं भाई, राइट हैंड तो हमारे बहुत काम आता है। लेफ्ट जो होता है, राइट से ही तो हम अपना सारा काम करते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट उन्होंने कहा था कि लेफ्ट तो हमने दे दिया रूल, राइट के भी रूल ले लो, राइट हैंड का भी रूल ले लो। तो उन्होंने कहा कि राइट हैंड को भी उसी तरीके से अरेंज करो जैसे लेफ्ट हैंड को अरेंज किए थे, यानी कि ये 3 फिंगर लो और 3 फिंगर को परपेंडिकुलरली अरेंज करो। देखो इस तरीके से, देखो जैसे भी दिख रहा होगा, देखो देखो ये अंदर जा रही है, ये इधर आ रही है, ये ऊपर जा रहा है, ये देखो इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से, ये इधर जो होता है आपके तरफ, ये जो होता है ये ऊपर जा रही है। ठीक इस तरीके से आपको ये दिख रहा होगा, या फिर इधर से देखो, देखो जैसे दिख रहा हो भाई उधर से वैसे ही देखो, खुश रहो जैसे दिख रहा हो वैसे देखो। तो इस तरीके से आपको 3 जो होता है, फिर से एक बार 3 फिंगर को रखना है, और फिर वही बातें हैं करंट फील्ड फोर्स, लेकिन यहां पर जो करंट होगी वो इंड्यूस्ड करंट होगी, यानी कि आपको फील्ड लेनी है, ये वाली डायरेक्शन को फील्ड शो करना है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी नॉर्थ से साउथ, उस डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में बन रही होगी उस डायरेक्शन में आपको अपना 4 फिंगर रखना है। और आपकी बात फोर्स खुद ही बन रहा होगा, फोर्स आपको बताया जाएगा कि इधर से इधर लग रहा है, तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उस डायरेक्शन में अपने थंब को रख लेना है, ऊपर ये थंब जा रहा है उस तरीके से आपको फोर्स के डायरेक्शन में थंब को अरेंज करना है। तो यहां से एक डायरेक्शन दिखेगी आपको करंट की, ये जो मिडिल फिंगर होगी ये करंट की डायरेक्शन को शो करेगी और ये बताएगी करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से ये थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर, बात तो वही सब कुछ है, बस मिडिल फिंगर में जहां करंट था वहां इंड्यूस्ड करंट आ गया। ठीक है, और इसके पीछे की कहानी बदल गई है। अब की बार आपको ये दोनों मिलेंगे और करंट जो होता है आपको फील्ड मिलेगी, फोर्स मिलेगा, और करंट जो है आप खुद मतलब आपको करंट जनरेट करना पड़ेगा, और करंट की डायरेक्शन आपको यहां पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से पता चलेगी। और यहां पर आपको करंट भी मिल रहा था, फील्ड भी मिल रही थी, और यहां पर फोर्स जनरेट करना था, मोशन जनरेट करना था। और वो फोर्स और मोशन कैसे हो रहा है, इस तरीके से रोटेट हो रहा है भाई, इस तरीके से रोटेट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है वो फोर्स जो होता है, मोशन आपको लेफ्ट हैंड से पता चल रहा था, और राइट हैंड से आपको करंट पता चलेगा किस डायरेक्शन से निकल के किस डायरेक्शन में करंट जा रही है। तो आपको अभी कुछ बातें मैं बताऊं कि जनरेटर में आपके दिमाग में चलता होगा, जनरेटर में हम लोग डालते हैं फाजिल फ्यूल डालते हैं, जब फाजिल नहीं कोई भी हो, चलो फाजिल फ्यूल डालते हैं तो मतलब उसमें जो होता है हम लोग डीजल पेट्रोल डालते हैं ना, तो डीजल पेट्रोल डालते हैं तो वो कैसे जो होता है आपको, आप कह रहे हैं कि भैया फोर्स और मोशन मिलेगा, तो फोर्स और मोशन कैसे मिल रहा है भैया, हम जो डीजल पेट्रोल डाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, चलो मैग्नेट लगा दिए होंगे अंदर, समझ में आ रहा है, करंट पैदा होती है हम लोग जानते हैं, लेकिन ये मोशन फोर्स कहां से मिल रहा है भाई, हमें नहीं समझ में आया। देखो डीजल पेट्रोल जलता है और वहां से भाप में कन्वर्ट होता है, भाप में नहीं सॉरी, वहां से जब जलता है तो वो एक जो होता है वेपर में कन्वर्ट होता है, वो जलता है ना, तो जलने के बाद हीट प्रोड्यूस करता है, जलता है मान लो डीजल पेट्रोल, तो डीजल हीट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, और ये हीट होती है, ये आगे जो होता है टरबाइन लगाई जाती है, उस टरबाइन को रोटेट करती है, तो फोर्स और मोशन मिल गया ना, ये टरबाइन को रोटेट करती है, जिसकी वजह से एक टरबाइन जो होता है आपको मिल गया ना रोटेशन, मिल गया ना मोशन, फोर्स मिल गया ना, एक बल लग रहा है जिसकी वजह से टरबाइन रोटेट कर रही है, तो उसके बाद टरबाइन रोटेट कर गई और ये 4 फिंगर होता है वहां पर, मतलब यहां पर 4 फिंगर नहीं, यहां पर आपको मैग्नेट लगा दिया गया, वहां से फील्ड भी मिल गई, मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, मैग्नेट लगा दिया गया तो मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, और जो होता है टरबाइन को रोटेट कर रहा है फाजिल फ्यूल, अब जो होता है वहां पर करंट बनना चालू हो जाएगा। इस तरीके से मोटर में जो होता है चीजें चलती हैं, समझ में आ गया होगा सारी बातें। इतनी बातें आपके जो होता है सेकंड जो होता है टर्म में इतनी आ रही थी, जनरेटर नहीं आने वाला है, बाकी सब कुछ जो होता है जितना आ रहा था मैंने सब कुछ कवर कर दिया। इतनी चीजें थी जो कि आपके पेपर में आएंगी, आप इतनी चीजें अगर बढ़िया से तैयार कर ले जाते हैं तो आपका जो है एग्जाम काफी नेक्स्ट लेवल जाने वाला है, एकदम रॉक कर जाएंगे ना। इससे ज्यादा कुछ नहीं है बेटा। अगर आप जो है आपको लग रहा होगा कि अभी मेरे चैनल पे व्यूज कम आ रहे हैं तो ये बहुत खराब पढ़ा रहे होंगे, मैं हकीकत बता रहा हूँ, यहीं से जो बच्चे पढ़ेंगे और उसके बाद देखिएगा लास्ट में बहुत बढ़िया करके आएंगे और फिर यही जो होता है कमेंट करेंगे, उसके बाद तब लोग जो होता है, लोग ऐसा करते हैं मुझे नहीं समझ में आता, पता नहीं क्यों, कि जब लोग देखते हैं ये नहीं देखेंगे कि कौन कितना बढ़िया पढ़ा रहा है, कौन कितना बढ़िया से समझा दे रहा है, क्या मैं उन चीजों
चीजों को पढ़ के समझ के जो है सारे क्वेश्चन में लग जा रहे हैं या अभी कुछ क्वेश्चन बच रहा है, अगर आप ऐसे लग रहा है कि सारे क्वेश्चन लगे तो फिर वही बढ़िया पढ़ा रहा है ना, वो आपको बढ़िया से सब कुछ दे रहा है। लेकिन क्या अभी आप 10th में है, मैंने आया और मैं जो होता चार छह चीजें पढ़ा दिया, उसके बाद छोड़ दिया और बाकी जो होता 40-50 मिनट में वीडियो खत्म कर दिया, पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, आपको बल्ले बल्ले नजर आएगा कि इतने तो सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया 40-50 मिनट में। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको बढ़िया से पढ़ना है, समझना है, हर एक कंसेप्ट को बढ़िया क्लियर, कंसेप्ट क्लियर एकदम जो होता है क्रिस्टल क्लियर लेके चलना है, तो उसके लिए फिर बढ़िया से समझना पड़ता है और टाइम लगती है उसमें ना, उसमें कोई शक भी नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए इतनी बातें थी, पढ़ाई करते रहिए एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम लगे रहिए, आप जो है डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, पढ़ाई करिए एकदम मेहनत से लगे रहिए। बाकी जो है अगर आप इतनी सारी चीजें पढ़ लेते हैं, दोनों लेक्चर को एकदम बढ़िया से देख लेते हैं, 2 लेक्चर बनाया हूं तो इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, आप घबराइएगा मत। उसके बाद जो है हम लोग बायो का एक चैप्टर करेंगे, एसएसटी के चैप्टर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, सब कुछ करेंगे, टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट